स्वागत है। आज हम निवेश की दुनिया के 3 जाने पहचाने चेहरों इक्विटी यानी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर भारतीय निवेशकों के नजरिए से इन तीनों का विश्लेषण करती है, उनकी तुलना करती है। देखिए, मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि इनके बीच के बारीक फर्क क्या हैं, किसके क्या फायदे नुकसान हैं। हाँ, और सबसे जरूरी, किसी निवेशक के लिए कौन सा रास्ता बेहतर हो सकता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि निवेश का कोई एक साइज सबके लिए फिट नहीं होता ना। सही बात है। हर किसी के अपने वित्तीय लक्ष्य होते हैं, जोखिम उठाने की अपनी क्षमता होती है और बाजार को समझने का अपना नजरिया होता है। आज हम इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखकर इन तीनों विकल्पों को परखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी फर्क से, मतलब मालिकाना हक और नियंत्रण। इक्विटी या स्टॉक खरीदने का मतलब तो सीधा है। हाँ। आप किसी कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। जैसे आपने रिलायंस या इन्फोसिस का शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी के मालिक बन गए, भले ही बहुत छोटे पैमाने पर। हाँ, और पूरा नियंत्रण आपके हाथ में है हाँ, ना। नियंत्रण पूरा। आप तय करते हैं कौन सा शेयर लेना है, कब लेना है, कब बेचना है। सारा नफा नुकसान सीधे उस कंपनी के भविष्य से जुड़ा है। लेकिन इसी सीधे नियंत्रण के साथ आती है पूरी जिम्मेदारी और जोखिम भी। आपको खुद कंपनी की सेहत, उसके भविष्य का अंदाजा लगाना पड़ता है। और म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में ये मामला अलग है। यहाँ आप सीधे कंपनी के मालिक नहीं बनते, बल्कि एक बड़े पूल का हिस्सा बनते हैं। सही कहा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत सारे निवेशक अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं। अच्छा। और फिर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब एएमसी के प्रोफेशनल फंड मैनेजर तय करते हैं कि इस पैसे को कहाँ लगाना है, किन शेयरों में, बॉन्ड्स में या दूसरी जगहों पर। आपको उस फंड की यूनिट्स मिलती हैं। ठीक है। ईटीएफ भी कुछ ऐसा ही है। ये भी शेयरों या बॉन्ड्स की एक टोकरी है, पर ये आमतौर पर किसी इंडेक्स की नकल करता है, जैसे निफ्टी 50। अच्छा। तो दोनों में ही आप सीधे शेयर नहीं चुन रहे। तो नियंत्रण के मामले में ये इक्विटी से एकदम उलट हो गए। यहाँ आप अपनी गाड़ी खुद नहीं चला रही हैं, स्टीयरिंग व्हील फंड मैनेजर के हाथ में है। हाँ। इसका फायदा तो है कि विशेषज्ञ संभाल रहे हैं, लेकिन शायद नुकसान ये कि आप पीछे की सीट पर हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा ट्रेड ऑफ है, कह सकते हैं। म्यूचुअल फंड में, खासकर एक्टिव फंड्स में, आप फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर भरोसा करते हैं कि वो बाजार से बेहतर रिटर्न कमा कर देगा। ईटीएफ में, जो ज्यादातर पैसिव होते हैं, मैनेजर का काम सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करना होता है, अपनी होशियारी दिखाना नहीं। और यहां सवाल उठता है, वह क्या कोई खुद ड्राइवर सीट पर बैठना चाहता है जैसे इक्विटी में, या किसी पेशेवर ड्राइवर पर भरोसा करना चाहता है, मतलब म्यूचुअल फंड, या फिर एक ऑटो पायलट सिस्टम चाहता है जो बस तय रास्ते पर चलता रहे, जैसे ईटीएफ। और इसी से जुड़ा है प्रबंधन का तरीका और लागत का मुद्दा। इक्विटी में तो आप खुद मैनेजर हैं, तो कोई मैनेजमेंट फीस नहीं, सिर्फ ब्रोकरेज और टैक्स। जी। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में तो फंड मैनेजर की फीस होती है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये कितनी भारी पड़ती है? ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, जहां मैनेजर लगातार खरीद बिक्री करके बेहतर रिटर्न बनाने की कोशिश करता है, उनका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? भारत में ये 1.5% से 2.5% सालाना, या उससे भी ज्यादा हो सकता है, खासकर रेगुलर प्लान्स में। ओह। डायरेक्ट प्लान्स में ये कम होता है, शायद 0.5% से 1.5% के बीच। अब ये फीस आपके रिटर्न को धीरे धीरे कम करती जाती है, खासकर लंबी अवधि में। और ईटीएफ इस मामले में कहाँ खड़े हैं? सुना है ये सस्ते होते हैं। हाँ, काफी सस्ते, क्योंकि ज्यादातर ईटीएफ पैसिव होते हैं, मतलब किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को बस कॉपी करते हैं। अच्छा। तो उनमें मैनेजर को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसलिए उनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, अक्सर 0.05% से लेकर 0.5% के बीच। अरे वाह, बहुत फर्क है। हाँ, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स का खर्च भी कम होता है, ईटीएफ्स के आसपास ही, लेकिन एक्टिव फंड्स के मुकाबले ये दोनों ही बहुत किफायती हैं। तो यहां सोचने वाली बात यह है कि क्या एक्टिव फंड मैनेजर द्वारा ली जा रही अतिरिक्त फीस वाकई उसके बराबर या उससे ज्यादा का अतिरिक्त रिटर्न दिला पाती है? आंकड़े इस पर, कह सकते हैं, मिले जुले जवाब देते हैं। ये तो लागत की बात हुई। अब आते हैं खरीद बिक्री के तरीके पर। यहाँ भी बड़ा अंतर है, खासकर म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के बीच। इक्विटी और ईटीएफ तो शेयर बाजार में दिन भर खरीदे बेचे जा सकते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल, स्टॉक की तरह। बाजार खुलने से बंद होने तक आप रियल टाइम कीमतों पर इक्विटी शेयर या ईटीएफ यूनिट्स खरीद या बेच सकते हैं। मतलब तुरंत? हाँ, तुरंत।
अगर लगता है कि दिन के दौरान कीमत अच्छी मिल रही है तो सौदा किया जा सकता है। चाहे तो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं या किसी खास कीमत पर खरीदने का लिमिट ऑर्डर भी दे सकते हैं। ये इंट्राडे ट्रेडर्स या उन निवेशकों के लिए फायदेमंद है जो कीमतों के उतार चढ़ाव पर तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। वहां तो दिन के अंत में एक ही कीमत, वो नैव पर सब कुछ होता है। सही। म्यूचुअल फंड यूनिट्स आप दिन के अंत में घोषित नेट एसेट वैल्यू यानी नैव पर ही खरीद या बेच सकते हैं। अच्छा। अगर आपने सुबह 10 बजे खरीदने का ऑर्डर दिया तो भी आपको यूनिट्स उस दिन बाजार बंद होने के बाद कैलकुलेट होने वाली नैव पर ही मिलेंगी। बेचने पर भी यही लागू होता है। तो इसमें वो रियल टाइम वाला लचीलापन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन लोगों के लिए ठीक है जो लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं और रोज-रोज की कीमतों से परेशान नहीं होना चाहते। तो ये ट्रेडिंग का फर्क असल में निवेशक की रणनीति को कैसे प्रभावित करता है? क्या ETF की ये स्टॉक जैसी ट्रेडिंग सिर्फ कहने की बात है या इसका वाकई कोई मतलब है? नहीं, इसका वाकई मतलब है। सोचिए, मान लीजिए बाजार में अचानक कोई बड़ी गिरावट आती है। हाँ। ETF होल्डर चाहे तो तुरंत अपनी पोजीशन कम कर सकता है या शायद घबराहट में कम कीमत पर खरीद भी सकता है। म्यूचुअल फंड होल्डर को दिन के अंत तक इंतजार करना होगा। तब तक तो पता नहीं क्या हो। हाँ, तब तक शायद कीमतें और गिर चुकी हों या संभल गई हों। इसी तरह ETF में स्टॉप लॉस लगाकर आप अपने नुकसान को सीमित कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड में संभव नहीं है। ये तो जरूरी बात है। तो ये सिर्फ सुविधा नहीं, एक रणनीतिक पहलू भी है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की, यानी कितनी आसानी से निवेश को कैश में बदला जा सकता है। इक्विटी तो आमतौर पर लिक्विड मानी जाती है, खासकर बड़ी कंपनियों की। हाँ, बड़ी जानी मानी कंपनियों के शेयर जैसे निफ्टी 50 वाले वो काफी लिक्विड होते हैं। उन्हें बाजार के समय आसानी से बेचा जा सकता है और पैसा आमतौर पर T+1 दिन यानी अगली ट्रेडिंग दिन में अकाउंट में आ जाता है। ठीक है। लेकिन हाँ, छोटी कंपनियों या कम ट्रेड होने वाले शेयरों, जिन्हें पेनी स्टॉक्स कहते हैं, उनमें खरीदार मिलना मुश्किल हो सकता है, तो वहां लिक्विडिटी कम होती है। और ETFs और म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है इस मामले में? ETFs की लिक्विडिटी उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम पर निर्भर करती है। जो ETFs बहुत लोकप्रिय हैं और जिनमें खूब खरीद बिक्री होती है, जैसे निफ्टी 50 ETF, वे बहुत लिक्विड होते हैं, स्टॉक की तरह ही बेच सकते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ नए या कम लोकप्रिय सेक्टर वाले ETFs में वॉल्यूम कम हो सकता है, तो वहां बेचने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है या कीमत पर असर पड़ सकता है। और म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी थोड़ी अलग तरह की है। आप उन्हें कभी भी बेच सकते हैं, मतलब लॉक इन पीरियड वाले फंड्स को छोड़कर। ठीक है। लेकिन पैसा खाते में आने में आमतौर पर 2-3 कामकाजी दिन या उससे ज्यादा लग सकते हैं, क्योंकि प्रक्रिया नैव घोषणा और फिर फंड हाउस से पेमेंट पर निर्भर करती है। तो मतलब तुरंत कैश चाहिए तो ETF या लिक्विड इक्विटी बेहतर हो सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। एक और बहुत जरूरी चीज, डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण। कहते हैं सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। इक्विटी में तो ये जोखिम रहता है। बिल्कुल रहता है। अगर सिर्फ एक कंपनी का स्टॉक खरीदा है तो किस्मत पूरी तरह उसी कंपनी से जुड़ गई। वो चली तो आप चले, वो डूबी तो आप डूबे। हाँ, कोई चाहे तो खुद 15-20 अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदकर अपना पोर्टफोलियो बना सकता है, लेकिन उसमें काफी रिसर्च और पैसा लगता है। जबकि म्यूचुअल फंड और ETF शायद इसी समस्या का हल है। हाँ, ये उनका एक मुख्य आकर्षण है। एक म्यूचुअल फंड यूनिट या एक ETF यूनिट खरीदने से ही पैसा दर्जनों या कभी-कभी सैकड़ों अलग-अलग शेयरों या बॉन्ड्स में बढ़ जाता है। अच्छा। मान लीजिए निफ्टी 50 ETF खरीदा तो पैसा देश की टॉप 50 कंपनियों में उनके वजन के हिसाब से लग गया। किसी एक कंपनी के खराब प्रदर्शन का असर कुल निवेश पर बहुत कम पड़ता है। सही है। म्यूचुअल फंड्स में भी यही होता है। फंड मैनेजर पैसे को कई जगह फैला कर रखता है। लेकिन क्या सभी MFs और ETFs बराबर विविधीकरण देते हैं या इसमें भी फर्क है? नहीं, ये निर्भर करता है। एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड शायद 50-60 या उससे भी ज्यादा स्टॉक्स में निवेश करे। एक निफ्टी 50 ETF 50 स्टॉक में करेगा। लेकिन अगर कोई सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड या ETF है, मान लीजिए सिर्फ IT कंपनियों का, तो उसका विविधीकरण सीमित होगा, क्योंकि पैसा एक ही सेक्टर में लगा है। हाँ, ये तो है। तो खरीदते समय ये देखना जरूरी है कि फंड या ETF कितना फैला हुआ है। और टैक्स का मामला, ये अक्सर निवेशकों को कंफ्यूज करता है। तीनों में टैक्स कैसे लगता है? हाँ, ये थोड़ा पेचीदा हो सकता है। देखिए, तीनों पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है जब उन्हें बेचकर मुनाफा कमाते हैं। ठीक है। इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या ETF, इनके लिए नियम एक जैसे हैं। 1 साल से कम होल्डिंग पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG लगता है, जो फिलहाल 15% है। ओके। 1 साल से ज्यादा होल्डिंग पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG लगता है। ये 1 लाख रुपए तक के मुनाफे पर 0 है और उससे ऊपर 10% है, बिना इंडेक्सेशन के। ठीक है। डेट फंड्स के नियम अलग हैं।
और हाँ, डिविडेंड पर भी टैक्स लगता है, जो किसी की इनकम स्लैब के हिसाब से होता है। लेकिन मैंने सुना है कि ईटीएफ ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होते हैं। क्या ये सच है और क्यों? हाँ, ये बात काफी हद तक सही है, खासकर अमेरिका जैसे बाजारों में, और भारत में भी कुछ हद तक। इसका कारण है ईटीएफ का एक अनोखा स्ट्रक्चर, जिसे क्रिएटर रिडीम मैकेनिज्म कहते हैं। क्रिएटर रिडीम, ये क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि जो बड़े निवेशक होते हैं, जिन्हें ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स कहते हैं, वो जब ईटीएफ यूनिट्स बनाते या भुनाते हैं तो वे अक्सर सीधे शेयरों का लेन देन करते हैं, कैश का नहीं। इससे ईटीएफ फंड मैनेजर को बार बार अंदरूनी स्टॉक्स खरीदने बेचने की जरूरत कम पड़ती है। और इसका टैक्स से क्या लेना देना? देखिए, जब फंड मैनेजर कम शेयर बेचता है तो फंड के अंदर कम कैपिटल गेन उत्पन्न होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब निवेशक पैसा निकालते हैं या फंड मैनेजर पोर्टफोलियो बदलता है तो उसे शेयर बेचने पड़ते हैं। हाँ। इससे कैपिटल गेन टैक्स बनता है, जिसका बोझ अंततः सभी निवेशकों पर पड़ता है, भले ही उन्होंने अपनी यूनिट्स ना बेची हों। ओह, अच्छा। ईटीएफ का स्ट्रक्चर इस जरूरत को कम कर देता है। इससे टैक्स का असर कुछ हद तक टल जाता है या कम हो जाता है। ये थोड़ा तकनीकी है, लेकिन लंबी अवधि में इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन जब कोई खुद अपनी ईटीएफ यूनिट बेचेगा तब तो टैक्स देना ही होगा। हाँ, बिल्कुल। उस समय तो कैपिटल गेन्स टैक्स देना ही होगा, जैसे इक्विटी में देते हैं। इसे खरीदने के लिए क्या चाहिए? इसमें भी फर्क है शायद, वो डीमैट अकाउंट वाली बात। हाँ, ये भी एक अंतर है। इक्विटी शेयर और ईटीएफ खरीदने बेचने के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। ठीक। लेकिन म्यूचुअल फंड आप कई तरीके से खरीद सकते हैं। सीधे एएमसी की वेबसाइट से, रजिस्ट्रार जैसे कैम्स या केफिनटेक के जरिए, या किसी ऐप या डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से। तो डीमैट जरूरी नहीं है? ज्यादातर मामलों में म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी नहीं है, हालांकि चाहें तो उन्हें डीमैट मोड में भी खरीद सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड तक पहुंचना शायद थोड़ा आसान लगता है उन लोगों के लिए जिनका डीमैट अकाउंट नहीं है। टैक्स, पहुंच, अब अगर सब कुछ समेट कर देखें तो किसे क्या चुनना चाहिए? मान लीजिए कोई निवेशक है जो बाजार को समझता है, खुद रिसर्च करना पसंद करता है और अपने निवेश पर पूरा कंट्रोल चाहता है। ऐसे निवेशक के लिए मेरा मानना है डायरेक्ट इक्विटी शायद सबसे सही है। वो अपनी पसंद की कंपनियों में अपनी समझ और विश्लेषण के आधार पर निवेश कर सकता है। हाँ, इसमें जोखिम ज्यादा है और समय भी देना पड़ता है, लेकिन अगर उनकी रिसर्च सही निकली तो रिटर्न भी सबसे ज्यादा मिलने की संभावना यही है। ये उन लोगों के लिए है जो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले रास्ते पर चलने को तैयार हैं। और वो निवेशक जो कहता है भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है रिसर्च करने का, मुझे बस ठीक ठाक रिटर्न चाहिए और ज्यादा सिरदर्दी नहीं पालनी, उनके लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वे पेशेवर फंड मैनेजरों की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं, उन्हें बना बनाया विविधीकरण मिल जाता है। और एसआईपी भी कर सकते हैं। हाँ, और एसआईपी के जरिए वे नियमित रूप से बिना बाजार के उतार चढ़ाव की ज्यादा चिंता किए निवेश कर सकते हैं। ये एक तरह से निवेश करो और भूल जाओ वाला नजरिया रखने वालों के लिए ज्यादा उपयुक्त है, बशर्ते वे सही फंड चुनें और लागत का ध्यान रखें। लेकिन आजकल ईटीएफ्स का भी बड़ा जोर है, ये किन के लिए सबसे फिट बैठते हैं? ईटीएफ्स उन निवेशकों के लिए बेहतरीन है जो कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान देते हैं। एक तो कम लागत, दूसरा बाजार जैसा रिटर्न मतलब इंडेक्स को ट्रैक करके, और तीसरा ट्रेडिंग का लचीलापन। अगर कोई निवेशक मानता है कि ज्यादातर एक्टिव फंड मैनेजर लंबी अवधि में बाजार को नहीं हरा पाते, तो वो कम खर्च में इंडेक्स ईटीएफ लेकर बाजार के बराबर रिटर्न पा सकता है। और साथ में ट्रेडिंग का फायदा भी। हाँ, साथ ही उसे स्टॉक जैसी खरीद बिक्री की सुविधा भी मिलती है। ये कह सकते हैं पैसिव निवेश और एक्टिव ट्रेडिंग का एक दिलचस्प मिश्रण है। तो क्या ऐसा है कि किसी को सिर्फ एक ही चुनना चाहिए या इनका मिश्रण भी बनाया जा सकता है? बिल्कुल, मिश्रण बनाया जा सकता है और ज्यादातर समझदार निवेशक ऐसा करते भी हैं। कोई एक तरीका सबके लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सही बात। हो सकता है कोई अपने कोर पोर्टफोलियो मतलब मुख्य हिस्से के लिए कम लागत वाले निफ्टी 50 ईटीएफ या डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड चुने, और फिर कुछ पैसा सीधे इक्विटी में लगाए उन कंपनियों पर जिनमें उसे बहुत भरोसा है, या फिर किसी खास सेक्टर या थीम वाले एक्टिव म्यूचुअल फंड में। रणनीति पूरी तरह से व्यक्ति के लक्ष्य, जोखिम क्षमता, निवेश की अवधि और बाजार की समझ पर निर्भर करती है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये तीनों इक्विटी, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ निवेश के अलग अलग हथियार हैं, और कौन सा हथियार कब इस्तेमाल करना है ये योद्धा यानी निवेशक को तय करना है। बिल्कुल, हर एक की अपनी ताकत और कमजोरी है। आज हमने इन तीनों के बीच के अहम फर्क, उनके नफे नुकसान और उनकी उपयुक्तता को समझने की कोशिश की। उम्मीद है ये चर्चा निवेश के फैसलों को लेकर कुछ सोचने की दिशा देगी। निश्चित रूप से। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर और सोचा जा सकता है। हमने ज्यादातर ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स ईटीएफ्स की बात की, जैसे निफ्टी 50। हाँ, लेकिन ईटीएफ्स की दुनिया बहुत बड़ी है। सेक्टर स्पेसिफिक ईटीएफ्स हैं, जैसे बैंक निफ्टी ईटीएफ, आईटी ईटीएफ्स,
फैक्टर बेस्ड ईटीएफ्स हैं जो क्वालिटी, वैल्यू या मोमेंटम जैसे फैक्टर्स पर फोकस करते हैं। अच्छा। गोल्ड ईटीएफ्स, डेट ईटीएफ्स, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों जैसे नैस्डैक 100 को ट्रैक करने वाले ईटीएफ्स भी उपलब्ध हैं। ये खास तरह के ईटीएफ्स एक निवेशक के पोर्टफोलियो में क्या भूमिका निभा सकते हैं? क्या इनसे ज्यादा बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पाया जा सकता है, या फिर एक्टिव बनाम पैसिव की बहस में सिर्फ लागत से परे सोचें? क्या कुछ बाजार परिस्थितियों में एक्टिव मैनेजमेंट ज्यादा फायदेमंद होता है, जैसे शायद मिड कैप या स्मॉल कैप स्पेस में? क्या किसी फंड मैनेजर के पिछले प्रदर्शन से उसके भविष्य के प्रदर्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है? ये सवाल निवेश की समझ को और गहरा करने में मदद कर सकते हैं। सोचने के लिए वाकई कुछ दिलचस्प पहलू हैं। आज के लिए बस इतना ही।